नमस्कार, स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में आपको बताएंगे इस हफ्ते सियासी गलियारों में क्या कुछ हुआ है। वक्फ संशोधन बिल जैसे ही कानून बना, देश की सियासत में खुद को मुस्लिम हितैषी बताने की होड़ मच गई। विपक्ष से शुरू से ही मुस्लिमों का हक छीनने वाला कानून बताता आ रहा है, तो सरकार इसे गरीब मुस्लिमों के हित में बता रही है। हफ्ते की शुरुआत में पीएम मोदी हरियाणा के हिसार पहुंचे और वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने कानून में संशोधन किए। तो वहीं बहस राजनीतिक दलों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर भी छिड़ गई। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भारत की आजादी के बाद अब तक किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, जबकि आजादी के पहले करीब 8 मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने कहा कि देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन वोट की राजनीति के लिए 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। यदि मुसलमानों के प्रति कांग्रेस को थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, 50% टिकट मुसलमानों को दे। वक्फ कानून को लेकर मोदी का कांग्रेस पर निशाना। देश की आजादी के बाद 2013 तक वक्फ कानून चलता रहा। कांग्रेस ने 2013 में कानून में कर दिया संशोधन। बाबा साहेब के संविधान को कांग्रेस ने बदला। वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कांग्रेस को मुस्लिमों से हमदर्दी तो बनाए अध्यक्ष, 50% मुसलमानों को दे टिकट। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी में हर समाज का नेता अध्यक्ष बन चुका है, वो भी काबिलियत के आधार पर। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। पीएम मोदी वक्फ कानून को लेकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो अल्पसंख्यक वोट से बहुत एनर्जी है। वो तो उनको आज तक ये बता दें मध्य प्रदेश में कितने उन्होंने आया टिकट दिए हैं, विधायकों के कितने वहां पर भी दिए, कितने कहीं नहीं दिए। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत सांप्रदायिकता की बात करने वाली पार्टी है। ये राजधर्म की बात करने वाले लोग, बहुत ही विशेष धर्म की बात करने वाले लोग एक विशेष वर्ग से बहुत नफरत करते हैं। उसी का बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान है। आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भारत की आजादी के बाद अब तक किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, जबकि आजादी के पहले करीब 8 मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। लेकिन अब पीएम मोदी के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अन्नदाता अब प्रदेश में संपन्न दाता बनेगा। डॉक्टर मोहन सरकार अब किसानों को और सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि संपन्न दाता बनाने का संकल्प लिया। मिशन अन्नदाता इसी सोच का एक परिणाम, एक ऐसा अभियान जो खेती को लाभकारी बनाने, किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। ये केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि किसानों के जीवन स्तर को बदलने की एक समग्र रणनीति है। सियासत इस पर भी नहीं थमी, लेकिन मिशन अन्नदाता जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू होता है तो ये किसानों के घरों में रौनक लाएगा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की धड़कन है हमारे किसान, अन्नदाता, जो न केवल देशवासियों का पेट भरते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था की नींव भी है। मगर आज के समय में खेती किसानी फायदे का सौदा नहीं रह गई। मौसम की मार, बाजार की मार और महंगाई की तलवार के बीच किसान जूझ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि संपन्न दाता बनाने का संकल्प लिया है। मिशन अन्नदाता इसी सोच का परिणाम है।
एक ऐसा अभियान जो खेती को लाभकारी बनाने, किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। ये केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को बदलने की एक समग्र रणनीति है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता और तकनीक का भी समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। अन्नदाता मिशन को दी गई मंजूरी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी के क्षेत्र में किया जाएगा प्रोत्साहित। खाद्य प्रसंस्करण को भी दिया जाएगा बढ़ावा। कृषि विभाग ने पशुपालन, सहकारिता और खाद्य विभाग को भी मिशन में किया शामिल। किसानों को जलवायु के अनुसार फसल बोने के लिए जागरूक किया जाएगा। किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए उन्हें सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि में आईटी का उपयोग भी किया जाएगा। आज हम अन्नदाता के ऊपर हमने पूरी प्लानिंग की है कि अन्नदाता की आय कैसे बढ़े, अन्नदाता कैसे खेती के साथ साथ खेती से संबंधित और भी व्यवसाय कर सके। जैसे मैंने अभी बताया, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, रेशम उद्योग, इन सब को लेकर एक समेकित एक पॉलिसी बनाई है हमने कि किसान की आय बढ़ना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के अन्नदाता मिशन पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ बोलती है, किसानों के लिए करती कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के बारे में सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसानों के गेहूं के दाम, धान के दाम, कहाँ गए वो सब? किसानों की कर्ज माफी कहाँ गई? किसानों के साथ आज जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, खाद नहीं मिलती है, लाठियाँ चलती हैं, बिजली नहीं मिलती है, लोग परेशान होते हैं। किसानों के नाम पर दम भरते हैं, किसानों के नाम पर सरकार बनाते हैं, लेकिन किसानों का भला नहीं करते हैं। राजनीतिक बहसें अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि यदि मिशन अन्नदाता जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू होता है तो इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। ये किसानों के घरों में रौनक लाएगा, ग्रामीण बाजारों को संजीवनी देगा और मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन व खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना सकता है। हर खेत में खुशहाली, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान और हर गांव में समृद्धि का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं, सरकार की योजनाओं और नियत से ये संभव हो सकता है। मिशन अन्नदाता उसी उम्मीद की एक किरण है, एक नई सुबह की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 न्यूज। सबसे चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले का जिन एक बार फिर निकल आया और मामले में हुई चार्जशीट ने कांग्रेस का पारा बढ़ा दिया। इस केस में 13 साल बाद गांधी परिवार के साथ साथ सैम पित्रोदा भी लपेटे में आ गए। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस मामले को झूठा बताते हुए राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। राजनीति की जमीन फिर गर्मा गई है। वक्फ कानून पर झटका खा चुकी कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल और निशाने पर खुद गांधी परिवार। 13 साल पुराने इस केस में अब तस्वीर और भी गंभीर हो गई है। वक्फ कानून पर मुंह की खाने के बाद कांग्रेस वैसे भी तिलमिलाई हुई थी कि नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट ने पार्टी का पारा बढ़ा दिया। इस केस में 13 साल बाद गांधी परिवार के साथ साथ सैम पित्रोदा भी लपेटे में आ गए। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी ने देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर आज जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मामले को झूठा बताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड को लेकर 5 साल से माहौल बनाया जा रहा है। 36 विपक्षी नेताओं पर ईडी का दुरुपयोग हुआ है।
किसी पर दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन 70% नेता भाजपा में शामिल हो गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, भाजपा और उनकी सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश रच रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़ी है। हेराल्ड पर हंगामा। नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का मामला। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल। विरोध में कांग्रेस का देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी शिकायत। ईडी का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत हड़पी संपत्तियां। 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख रुपए में किया कब्जा। यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में किया कब्जा। सोनिया व राहुल गांधी के पास हैं इस कंपनी के 76% शेयर। सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके की ईडी की कार्रवाई है, ये टोटल पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो मैं मानता हूं कि 36 लोगों पर ईडी ने केस किए, नेताओं पर, विपक्ष के 30 बीजेपी में चले गए। तो ये बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा अपने पाप को छुपाने का, इससे कांग्रेस लड़ेगी। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज उसको खत्म करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड का मामला वापस से इसकी फाइलें खोली गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी, ये जो जांच खत्म हो चुकी थी, जांच वापस से ओपन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस के इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर भाजपा भी हमलावर हो गई। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ एक परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस मोटी चमड़ी की पार्टी है, खुद गलती करती है और फिर ईडी कार्यालय के बाहर धरना देती है। भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी, वह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी में परिवर्तित हो गई। प्रदर्शन किस बात के लिए? भ्रष्टाचार छुपाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए? जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोग कैसी मोटी चमड़ी, देखो आज इनकम टैक्स ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया आप सबसे ऊपर हो गए, कानून से भी ऊपर। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले? अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार की मार झेल चुकी कांग्रेस अब बिहार और असम के चुनावों को लेकर बेचैन है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में लाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस की अगली पेशी 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में है, जहां तय होगी कांग्रेस की अगली राजनीतिक चाल और गांधी परिवार की कानूनी राह। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय विकास नई प्लानिंग के साथ होगा। नया रोडमैप सरकार ने तैयार किया है और वो है जिला विकास सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही विभिन्न समाज संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें सदस्य बनेंगे। ये समिति जिले के विकास योजनाओं का रोडमैप तैयार करने का काम करेगी। वहीं इस योजना पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी अंतर्कलह को रोकने के लिए ऐसी समितियां बना रही है जिसमें बंदरबाट कर सके। मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब नई प्लानिंग में लग गई है। वो गांवों से लेकर शहरों तक के विकास का रोड मैप बनाने जा रही है। इसके लिए हर जिले में जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएंगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही विभिन्न समाजों और संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें सदस्य होंगे। ये समिति जिले के विकास योजनाओं का रोड मैप तैयार करने और दिशा निर्देश देने का काम करेगी। समिति में स्थायी विधायक और सांसदों को भी रखा जाएगा। हर एक महीने इस समिति की बैठक होगी। समिति राज्य से लेकर केंद्र तक जिले के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वो अनुशंसा करेगी। सरकार के स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर जिले में बनेगी जिला विकास सलाहकार समिति। समिति बनाने के लिए कलेक्टर होंगे अधिकृत, सीएम रहेंगे अध्यक्ष, हर जिले का करेंगे दौरा। जिला विकास सलाहकार समिति की लेंगे बैठकें। जिला विकास सलाहकार समिति बनाएगी रोड मैप। विधानसभा वार 4 साल का बनेगा रोड मैप। विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास को देंगे गति।
हर साल उपलब्ध कराई जाएगी 15 करोड़ की राशि। 4 साल में 60 करोड़ की दी जाएगी राशि। बजट की आवश्यकता होने पर दी जाएगी मदद। हमारी सरकार विकास के मॉडल पर आधारित सरकार है। जहां गरीब कल्याण की बात करते हैं वहीं हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है, जब विकास का हम मॉडल तैयार करते हैं, विकास को लेकर नीचे तक जाते हैं, तो उसके लिए जो भी विकेंद्रीकरण करने की बातें हैं वो बातें सब सरकार करेगी। जिला स्तर पर भी इस प्रकार की समितियां बनाना, समितियों के द्वारा विकास कार्य पर लगातार निगाह रखना, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, ये सब करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं राज्य सरकार की जिला विकास सलाहकार समिति गठित करने की योजना पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी अंतर कलह को रोकने के लिए ऐसी समितियां बना रही है ताकि बंदर बांट कर सके। समिति में विधायक रखने पर भेदभाव न हो, उसमें कांग्रेस के विधायकों को भी तवज्जो मिले। असल में विकास कराने के लिए गठित किया जा रहा है या पार्टी के अंदर जो अंतरकला उभर रही है उसको कहीं सेटल करने के लिए, सबको एडजस्ट करने के लिए इस तरह की समितियां बनाई जा रही हैं कि इनका उद्देश्य जो है विकास नहीं है। इनका उद्देश्य है अपनी गुटबाजी को रोकना और बंदर बाट का खेल चलना। तो ऐसे में चिंता होती है कि न जाने कौन सा घोटाला कब कहाँ हो जाए। बस ऐसा कुछ ना करें, ऐसे लोगों को रखें, बहुत अच्छी बात होगी, और बिना भेदभाव के रखें। उम्मीद करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी विधायकों को रखा जाएगा तो सही होगा। और अगर आप सिर्फ अपने अपने विधायकों को रखना चाहते हो तो ये मध्य प्रदेश में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। बहरहाल सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय विकास से ही राज्य का विकास होगा। इसीलिए पहले सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए और अब हर जिले के लिए विकास सलाहकार समितियां बनाकर समग्र विकास की ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिले के विकास में ये समितियां कितना रोल निभा पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने के लिए पिछले कई दिनों से जद्दोजहद कर रही है, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कैसे निपटे जो अपना वजूद खो चुके हैं। उनकी जमीनी पकड़ ढीली हो चुकी है, लेकिन वो अपनी हैसियत को कम नहीं आंकते। ऐसे ही नेताओं पर राहुल गांधी जमकर बरसे, अपनी पार्टी के नेताओं को चेताते और उनको नसीहत देने के साथ साथ उन पर निशाना साधते नजर आए। या ये कहे कि कांग्रेस नेतृत्व को समझ आ गया है कि बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस को एकजुटता और मजबूती की जरूरत है। हालांकि इस पर भी बीजेपी चुटकी लेने से बाज नहीं आई। कई राज्यों में हार और वक्फ कानून पर मुंह की खाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता इन दिनों तिलमिलाए हुए हैं और वे अपने ही नेताओं पर खींच निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कैसे निपटें जो अपना वजूद खो चुके हैं। उनकी जमीनी पकड़ ढीली हो चुकी है, लेकिन वो अपनी हैसियत को कम नहीं आंकते हैं। ऐसे ही नेताओं पर राहुल गांधी उबले हुए हैं। कभी वे अपनी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते नजर आते हैं तो कभी नसीहत देते। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को चेताते और उन्हें नसीहत देने के साथ साथ उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जहां अपने गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ सीनियर नेता बने घूम रहे हैं, लेकिन वे अपना बूथ नहीं जितवा पाते हैं। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत, केवल कांग्रेस ही RSS और बीजेपी को दे सकती है टक्कर। पार्टी के सीनियर नेताओं को दी नसीहत, सीनियर नेता सिर्फ नाम के हैं, बूथ नहीं जिता पाते। जिनकी पकड़ बूथ पर है उन्हीं को आगे लाना है। स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को आगे लाएंगे। हम उन लोगों को ताकत देंगे जिनकी पकड़ बूथ पर है। जो सिर्फ नाम के नेता हैं उन्हें अब हटाना होगा। सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते, तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की इस नसीहत को पार्टी की गाइडलाइन बता रहे हैं कि हर नेता को अपने बूथ पर मजबूत होना जरूरी है, तभी पार्टी चुनाव जीत पाएगी। राहुल जी ने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है कि आप कितना ही कद बढ़ा लें, लेकिन आप अगर अपने बूथ के ऊपर सक्रिय नहीं होंगे तो शायद वो राजनीति में आपको वहाँ उस स्थान पर नहीं लेके जा सकती। वो आपकी राजनीति जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं, कि आप कितने ही वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता बन जाएं, लेकिन आपको अपने बूथ पे मजबूती के साथ रहना है। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो अपनी तोप का मुंह अपनी सेना की तरफ ही घुमा देते हैं।
राहुल गांधी की नसीहत के बाद कांग्रेस नेता अपने वरिष्ठ नेताओं को बेनकाब करने में लग गए हैं, जो अपना बूथ नहीं जिता पाए हैं। देखिए, राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपनी तोप का मुंह कई बार अपनी सेना पर ही कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे सीनियर नेता है कांग्रेस में जो अपना बूथ भी नहीं जिता पाता है। अब उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी का तो हमने लोकसभा चुनाव में ही देखा, खुद का बूथ खुद की विधानसभा हार गए। उनके बोलने के बाद तो अब कई नेता सक्रिय हो गए कि ऐसे नेताओं के बूथ के आंकड़े सार्वजनिक करने में लग गए ताकि इनकी वास्तविकता सामने आ सके। बहरहाल ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो अपनी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को बीजेपी से मिले होने को लेकर उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की बात कही थी। ऐसे में राहुल गांधी के कटाक्ष और प्रहार से पार्टी के नेता अचरज की स्थिति में आ गए हैं। पार्टी के अंदर हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में वक्फ कानून को लेकर सियासत जारी है और प्रदर्शन भी। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कांग्रेस ने वक्फ कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क से संसद तक विरोध का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें बीजेपी वक्फ की फैक्ट फाइल लेकर अल्पसंख्यकों के बीच जाएगी, कानून से जुड़ी सही जानकारियां देगी और इसके फायदे बताएगी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए, खासतौर पर आदिवासियों की संपत्ति। तो कांग्रेस इसे लोगों को गुमराह करने की नई कहानी बता रही है। देखें रिपोर्ट। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर सियासत और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन राजनीतिक दलों को वोट बैंक की चिंता सता रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क से संसद तक विरोध का ऐलान किया है। तो वहीं बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें बीजेपी वक्फ की फैक्ट फाइल को लेकर अल्पसंख्यकों के बीच जाएगी और उन्हें वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारियां देगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई वक्फ कानून को लेकर ST मोर्चा की बैठक। प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने उठाया आदिवासियों की संपत्तियों पर वक्फ के कब्जे का मुद्दा। वक्फ के नाम पर असामाजिक तत्व आदिवासियों की संपत्तियों पर कर रहे कब्जा। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 8 लाख संपत्तियों पर कब्जा। वक्फ से सभी वर्ग हो रहे थे प्रभावित। वक्फ ने संसद को भी अपनी संपत्ति का दावा कर दिया था। वक्फ बोर्ड से आने वाली इनकम का कोई हिसाब किताब तक नहीं। संपत्ति के अवैध ठेकेदार इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तुष्टीकरण का काम भी हो रहा है। वक्फ को लेकर जन जागरूकता की जरूरत। हर समाज वर्ग में जागरूकता बढ़ाने पर जोर। ये अभियान हमारा वक्फ के बिल के कानून को लेकर के आम लोगों में, जनता में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ये बातें ठीक से जाएं। मध्य प्रदेश में 8 लाख संपत्तियां हैं। मुझे अभी जब मैं पन्ना गया तो मुझे वहाँ मुस्लिम भाई आए और उन्होंने कहा कि ये अवैध तौर पर इस मदरसे को वक्फ के नाम पर बनाया है। अब वक्फ के कानून के बाद जो भी आय होगी ऑन रिकॉर्ड होगी। वहीं कांग्रेस ने VD शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ को लेकर बीजेपी नई नई कहानियां लाकर लोगों को गुमराह कर रही है। VD शर्मा ने इतनी जल्दी गिनती कैसे कर ली कि ST वर्ग की संपत्तियां वक्फ के कब्जे में हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो कैसे नई नई कहानियां लेकर आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि आदरणीय VD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 8 लाख संपत्तियां अनुसूचित जाति की वक्फ के कब्जे में है। अरे भाई, जल्दी गिनती कहाँ से कर ली आपने? और अनुसूचित जाति के नाम पर, अनुसूचित जनजाति के नाम पर या किसी और सवर्ण समाज के नाम पर कोई संपत्ति होती इस तरह से है जो वक्फ के पास जाती है। वक्फ की संपत्तियां वक्फ के पास होती हैं। सिर्फ गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल वक्फ का मामला भी उन दुर्लभतम मामलों में से एक होगा जिनमें सरकार द्वारा बहुमत से पारित कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो इस संशोधित वक्फ कानून को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्षी दल जहां इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे मुसलमानों के हित में बता रहा है। इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच भी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम समाज इस कानून को लेकर बीजेपी की दलीलों से कितना सहमत हो पाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट IND24। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।